हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस 60 साल कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो है अंकित भाटी सर की बुक का प्रैक्टिस सेट है, तो ये 14वां आज का होगा। ठीक है, तो इसमें एक और बचेगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्जीरिया में। ठीक है, तो देरिदा का जन्म 1930 में जो है अल्जीरिया में हुआ था। इन्हें जो है विरचना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ठीक था, विरचना के सिद्धांत के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ आपको बताना है, काल बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, यानी सामान्य भूतकाल, असन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूत। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अभी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है, राम गया वाक्य में सामान्य भूतकाल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, सामान्य भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध ना हो तो उसे सामान्य भूत काल कहते हैं। ठीक है भाई, तो ठीक, जैसे और एग्जाम्पल, लड़का आया, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, बच्चा गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वाक्य है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो भूतकाल के आप भेद जानते हैं भाई, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। ठीक है, और देखिए असन्न भूतकाल किसे कहते हैं, असन्न भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है उसे असन्न भूत कहते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी आई है, शिवम ने पत्र लिखा है, ठीक है, मैंने आम खा लिया है। तो ये जो है आपके असन्न भूतकाल के उदाहरण है। आइए देखते हैं भाई, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञान तो हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूत काल कहते हैं। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था। ठीक है, देखिए अपूर्ण भूतकाल आप जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी ना प्राप्त हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, तो इसमें जो है समय की जानकारी हमें नहीं है, कब पूरा होगा। ठीक है, वो कब आएंगे। ठीक है, बारिश हो रही है, तो मतलब बारिश हो रही है, अभी हमें नहीं पता है कि कब भाई समाप्त होगी। ठीक है, तो ये आपका अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, और एक आप जानते हैं एक कौन है, 5वां आपका संदिग्ध भूत है। ठीक है, संदिग्ध भूत है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा आया होगा, ठीक है, उसने कहानी पढ़ी होगी। ठीक है भाई, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। और एक आपका बचता है 6ठा, हेतु हेतुमद भूत। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, इस प्रकार से आपको देखना है। इसके उदाहरण है, तो आप जानते हैं काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भूतकाल के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है भाई, और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो भूतकाल से आपका एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, कहने कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राम। ठीक है, राम जो है किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहा जाता है, या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, विशेष कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ सही हो जाएगा, राम जो है आपका कैसा शब्द है, ये विशेष है। ठीक है, और बहुत आप जानते हैं ये प्राविशेषण है। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसी को प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, और बहादुर आप जानते हैं विशेषण है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं अगला है। देखिए ये आपका गद्यांश है, तो ये गद्यांश आप करिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको हम प्रश्न कराएंगे। ठीक है, चलिए भी
देखिए कह रहे जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य कौन सा वाच्य होता है। तो आप जानते हैं वाच्य के 3 भेद हैं, ठीक है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्तृ वाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो यह कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और भाववाच्य में जो है जैसे हम वह उससे लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, तो ये उदाहरण है भाववाच्य जहाँ पर नकारात्मक को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने कि इनमें से कौन सा शब्द मूल, ये मूल है, ठीक है, मूल का अनेकार्थी शब्द है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, मूल का अनेकार्थी शब्द ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जड़, ठीक है। और इसके कुछ मूल के अनेकार्थी शब्द हैं, जैसे वृक्ष की जटा कहते हैं, ठीक है, वृक्ष की जटा, ठीक है। कंद भी, ठीक है, कंद भी इसका है, और पहला, ठीक है। ये जो है मूल के कुछ अनेकार्थी हैं, ठीक है। अगला देखिए आपको शुद्ध बताना है कौन सा वाक्य आशीर्वाद का। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन देखिए एकदम ऐसे लिखे हैं जैसे सब सही है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आशीर्वाद। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। किसने किया था। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, किसने किया था भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो इनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है 11 अध्यायों में जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इन्हीं ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो इनकी पुस्तक याद रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीछा ना छोड़ना, ठीक है। तो गर्दन पर बैठ जाना ये नहीं होगा, ठीक है। जान से मार डालना ऐसा नहीं, कुछ गर्दन दबाना नहीं होगा, ठीक है। तो पीछा ना छोड़ना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये आपको हम कई बार बताएं अभी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। तो रोला कैसा, ये सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 28 मात्राएं किस में होती है भाई, ये हरि गीतिका, ठीक है, हरि गीतिका में होती है। और 26 मात्राएं किस में होती हैं, ये गीतिका में होती हैं, ठीक है, गीतिका में होती हैं, ठीक है। और 16 मात्राएं आप जानते हैं किस में होती है भाई, ये चौपाई में, ठीक है, चौपाई में। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ये सब आपके कैसे हैं, ये चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, ये सम्मात्रिक छंद है, ठीक। तो आपसे पूछा जाता है अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन होते हैं, तो आप दोहा, सुराठा, बरवय, उल्लाला याद रखिएगा, ठीक है। और विसम्मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहना इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो आपसे पूछा जाता है प्रत्यय और इसके मूल शब्द भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रत्यय आप जानते हैं कि किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर जो है उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हीं को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए आप इसे तोड़ेंगे तो पंडित प्लस या, ठीक है। तो इसका हमें प्रत्यय क्या हो जाएगा भी, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं। तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा 2, ठीक है। तो विद्यापति द्वारा रचित
कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ग्रंथ अवहट्ट में है, तो इनको याद रखिए भाई। कीर्तिलता, ठीक है, कौन कौन? कीर्ति लता और आपको ध्यान है कीर्ति पताका, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अवहट्ट में है 2। अगला देखते हैं भी, कह रहे हैं कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो यहां पे आपको बताना है। तो आप जानते हैं निजवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे आप, खुद, स्वयं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। देखिए आप आया है आपका बी नंबर में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कभी शब्द खुद, ठीक है, खुद, स्वयं, ठीक है, और आप, ठीक है, ये निजवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो सर्वनाम आप जानते हैं उसके कितने भेद हैं, 6 हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको बता रखे हुए सही ऑप्शन हो जाएगा व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कुल कितने भेद हैं, ये आपके 3 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। कौन कौन होते हैं? रूढ़ होता है, ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक और कौन होता है? योग ऋण, ठीक है, योग ऋण जो है ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है, जितने भी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो ऋण शब्द आप जानते हैं वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, मतलब आप जैसे कोई शब्द आपको दिया जाए, जैसे रात हो गया, ठीक है, रात दे दिया जाए, आप इसका खंड करेंगे तो रा मान लीजिए कर दीजिए, प्लसता कर दीजिए, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? तो इनके निरर्थक मतलब कोई अर्थ ना हो। जैसे दिन को आप तोड़ दीजिए तो इनके कोई अर्थ है आप नहीं पाएंगे, ठीक है। और देखिए भी, तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द आप जानते हैं कि ये मेल से बना शब्द होता है। यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड सार्थक होते हैं, ठीक है, जैसे महोर्मी, ठीक है। और देखते हैं भी, योग ऋण शब्द आप जानते हैं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे महावीर हो गया, महा मतलब आप जानते हैं बहुत, वीर मतलब बलवान, बहुत बलवान। पंकज हो गया, ठीक है। तो ये जो है बहुब्रीहि समास के जो है ये क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं आपके योग ऋण शब्द, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला, देखते हैं क्या है। देखिए आपको यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है सत्य कौन सा है। काफ़ी ठीक, चलिए में पढ़ते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन आपको यहाँ पहचानना है। देखिए कह रहे क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं भाई। नाम धातु क्रिया नहीं कहते हैं, आपको हमने बताया है कि संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु करते हैं, तो ये तो गलत कह रहे हैं, ठीक है। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, तो ये भी गलत कह रहे हैं, ठीक है, ये भी कहलाते हैं। तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का अर्थ देती है उसे क्रियार्थक क्रिया संज्ञा कहते हैं, तो ये भी गलत कह रहे हैं भाई। आगे पढ़ लेते हैं अगला, कह रहे हैं कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। हाँ बिल्कुल आपका ये सही है, ठीक है भाई, ये आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन आपका डी जो है उपयुक्त सभी है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो आपका सी ही यहाँ सही हो जाएगा। ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला आपको यहाँ प्रश्न रस से है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। चलिए भी, तो यहाँ पे आपको बताना है रस कौन सा रस है। कह रहे हैं कि श्रृंगार रस, ऐसा दिख नहीं रहा अभी। कह रहे हैं कि वत्सल्य रस नहीं दिख रहा अभी। अद्भुत रस या शांत रस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें अद्भुत रस है, ठीक, अद्भुत रस है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अद्भुत रस जानते हैं जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत
रस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं और देखते हैं भी। अद्भुत रस का आपको से आप अस्थाई भाव भी आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है? विस्मय होता है। ठीक है, विस्मय। ठीक है, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आप जानते हैं, रति होता है। ठीक है, और वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है भाई? ठीक है, आगे देखते हैं भाई, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये आप जानते हैं क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, निर्वेद होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं रसों की संख्या कितनी होती है? 9 है। ठीक है, और इनके अस्थायी भाव भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रस्ती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ, करें कि राग दरबारी में, कर्मभूमि में, शेखर एक जीवनी, झूठा सच में। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, झूठा सच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है यशपाल को। ठीक है, यशपाल को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। और इसके जो है 2 भागों में यह उपन्यास जो है बटा हुआ है। ठीक है, वतन और देश का भविष्य। ठीक है, आइए देखते हैं भाई, राग दरबारी आपसे कई बार पूछा गया है, इसके लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक है, कौन है? श्रीलाल शुक्ला। ठीक है, श्रीलाल शुक्ला है। और कर्मभूमि आप जानते हैं भाई, प्रेमचंद की रचना है। और देखिए शेखर एक जीवनी, ये भी कई बार परीक्षा में आई हुई, तो ये अज्ञेय जी है। ठीक है, ये अज्ञेय जी की रचना है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो झूठा सच की कई बार भी आया है, तो ये उपन्यास ध्यान रखिएगा यशपाल जी की है। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? यहां पे आपको बताना है सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौरवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आकार बहुला, कौरवी या खड़ी बोली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो अभी आपको बताया गया था क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का अर्थ देती है। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? करें कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बिल्कुल आपका ये ऑप्शन नंबर ही ए सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो ये कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास हैं। ठीक है, कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, माल विकाग्निमित्रम है, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला क्या, इनमें से कौन सा शब्द समास का विलोम है? यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, समास का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यास। ठीक है, अगला है, और यहाँ पे देखिए एक संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह या विच्छेद। ठीक है, अगला कहने की अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसी को अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अप्रमेय। ठीक है, देखिए जो अवश्य होने वाला हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है अभी? उसके लिए अवश्यंभावी होता है। ठीक है, और जो तौला या नापा ना
जा सके उसके लिए क्या कहलाता है भाई? अपरिमेय कहलाता है। ठीक है, तो अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आप सही हो जाएगा। देखिए संबोधन का चिन्ह लगा है तो आप समझ गए होंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, संबोधन कारक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक का आप जानते हैं कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। ठीक है, और संप्रदान का आपका क्या होता है? को के लिए होता है। ठीक है, के लिए। और करण कारक का से के द्वारा होता है। ठीक है, तो कारक जानते हैं आप, उसके 8 भेद होते हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न कह रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? ये आपसे कई बार परीक्षा में आया वो प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपको जो हम बताएंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो आता भी रहता है, हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ये जो है हिंदी की उपबोलियों से, उप भाषाओं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कह रहे कि पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहे कि कौरवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा, ये सभी। तो कौन कौन सी आएगी भाई? देखिए कौरवी भी आती है जिसे आप खड़ी बोली कहते हैं, कन्नौजी भी आती है, ब्रज भाषा भी आती है। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर तो सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 5 भाषाएं आती हैं। कौन कौन से? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, एक बुंदेली। ठीक है, बुंदेली, बांगरू जिसे आप हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है, हरियाणवी भी कहते हैं। तो ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब आपकी जो है हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं, कितनी भी? 5 उपभाषाएं आपसे ऐसे भी पूछेगा। अब इन उपभाषाओं से किससे उत्पन्न हुई है ये आपसे पूछा जाता है। पूर्वी हिंदी का किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी से। बिहारी हिंदी का मागधी से। राजस्थानी हिंदी से सौरसेनी। और पहाड़ी हिंदी का किससे? खस सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं। ठीक है, 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है भाई, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, भीली। ठीक है, मखाड़ी, ये आपकी जो आती हैं। ठीक, और एक बची पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये जो है कुछ ध्यान रखना है इसमें, यहाँ से प्रश्न आपसे एक बनता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्ञानेश्वर। ठीक है, अगला है इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? ये आपको यहां बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहां बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, धन्य धन्य। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर यहां पे बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावनाओं का भाव प्रकट हो, वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे, हाय, हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा अव्यय क्या है? तो अव्यय ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय से आपसे पूछा जाता है इसके कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा भी 4 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आपको शब्द इनमें दिखेंगे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब। ये जो है आपके क्या है? अव्यय शब्द है। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो ये कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। अगला देखते हैं भी। अगला करें कि
पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने बताया था के, याद रखिएगा, के, टी, एम, डी और वी। ठीक, के से कंठ वर्ग मतलब का वर्ग आएगा। ठीक है, टी से ताल वर्ग मतलब चा वर्ग आएगा। ठीक है, और एम से मूर्धन मतलब टा वर्ग आएगा। डी से दंत ता वर्ग आएगा और वी से ओष्ठ मतलब पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्रम से याद रखना है। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो देखिए सफेद कमीज, तो आप आसान प्रश्न है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है, तो ये कमीज की विशेषता बता रहा है तो सफेद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो विशेषण जानते हैं आप, 4 इसके भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा। तो विशेषण किसी वाक्य में संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान या दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? किनको मिला है भी? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय प्रकाश को मिला है। ठीक है, उदय प्रकाश को मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मोहन राकेश है। ठीक है, मोहन राकेश काफी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, नए बादल। ठीक, तो आधे अधूरे भी ध्यान रखिएगा, काफी बार आया है प्रश्न। ऑप्शन नंबर यहाँ ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? देखिए उप विराम क्या होता है? जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह वहां पर उप विराम चिन्ह लगाया जाता है, उप विराम चिन्ह। ठीक है, ये ठीक है, तो आपको बताना है किस वाक्य में हुआ है यहाँ पे। तो देखिए उप विराम चिन्ह का आपका बी नंबर में यूज है। मिश्र बंधु 3, ये देखिए उप विराम, गणेश, बिहारी, श्याम, बिहारी, सुखदेव, बिहारी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ये जो है आपका अल्प विराम है। ठीक है, कहने कि इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? तो देखिए चिन्हों से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे अर्ध विराम, देखिए अर्ध विराम यहाँ यूज हुआ है। ठीक, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। ठीक, तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, करें जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये तो बहुत आसान है भी प्रश्न। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे आप देखा होगा माता पिता। ठीक है, तो यहाँ पे और को क्या कर दिया गया है? लोप कर दिया गया है, लोप कर दिया गया है। माता और पिता जब समास विग्रह करेंगे तो ऐसे समास को आप जानते हैं क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और देखते हैं भी बहुब्रीहि समास देखते हैं। इसमें जानते हैं आप कोई पद प्रधान नहीं होता है या किसी अन्य की ओर क्या करता है? संकेत करता है। ठीक, तो जैसे दशानन, त्रिनेत्र, लंबोदर, गिरिधर। ठीक है, पीताम्बर। ठीक है, और कर्मधारय समास क्या होता है भाई? इसमें जो है प्रथम पद जो है विशेषण और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होता है, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलगाय हो गया, पीताम्बर, परमात्मा, मंदबुद्धि, महासागर, शीतोष्ण। ठीक है, और देखिए द्विगु समास आप जानते हैं, जहां पर क्या होता है भाई? इसमें जो है प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आप जानते हैं
पंजाब, त्रिभुज, नवरत्न, नवग्रह, त्रिफल। ठीक है, आइए देखते हैं अगला आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, कह रहे हैं कि जीमूत वाहन आपका ये है भाई, वासव भी है, शक्र भी है। कह रहे कि पुलोमजा, पुलोमजा जो है ये जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। यही डी नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये किसका पर्यायवाची है? ये इंद्राणी का है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब जो है इसमें अगला प्रैक्टिस सेट एक ही बचा है। ठीक है, इसके कराएंगे, फिर आप देखते हैं फिर कोई नया प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, और इसके मैंने कई प्रैक्टिस सेट भी आपकी कई बुक की प्रैक्टिस सेट करा दी है, उसके प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट से भी कुछ रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तभी नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।